हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसका पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं ईयर 2017-18 से लेके 2024 तक जितने क्वेश्चन आए ना इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 10th लेक्चर वीडियो है। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सीरीज में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जरूर आप पिछले 9 लेक्चर वीडियो भी रेफर करिएगा। ओके। और एक बात और है, एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड यही सिलेबस भी है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। ठीक है, मैक्सिमम सब्जेक्ट यही है, कुछ और सब्जेक्ट भी है बट मैक्सिमम जो सब्जेक्ट इस मैनेजमेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आने जा रहे हैं वो मैक्सिमम सब्जेक्ट यही है। तो आप बहुत आसानी से मेरे चैनल पे इन सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप बहुत आसानी से वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। राइट। और अगर सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसका थंबनेल ये है, मैं पूरे वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट का भी, कॉमर्स सब्जेक्ट का भी, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि लेक्चर को लाइक जरूर किया करिए अगर वो यूजफुल लगे तो। एंड कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दिया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, फ्रेंड के साथ शेयर किया करिए। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज, ये है वो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, जनवरी 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन पांचों में, ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये 5 आइटम आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है टाइप ऑफ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से सरफेस लेवल डाइवर्सिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बताता है। ठीक है, इन पांचों में से एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, नंबर एप्टीट्यूड, फिजिकल डिसेबिलिटी, लेंथ ऑफ टेन्योर। तो इनमें से सरफेस लेवल डाइवर्सिटी का टाइप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस लेवल डाइवर्सिटी होती क्या है। देखिए, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता। ठीक है, तो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी बेसिकली वो कह लीजिए वो डिफरेंस है जो आपको देखते ही बहुत इजीली आप रिकॉग्नाइज कर ले, बहुत इजीली आप पहचान लें। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंस जो आप देखते ही पहचान ले, दैट इज कॉल्ड सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। तो देखिए, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी क्या होती है, रीडली ऑब्जर्वेबल डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनमें वो डिफरेंस जो देखते ही समझ में आ जाए उसको कहा जाता है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। तो बताइए इनमें से सरफेस लेवल डाइवर्सिटी कौन कौन सी है, बताइए कौन सी है। सबसे पहला एज। एज क्या है, देखते ही आपको आइडिया तो लग जाएगा ये 40 प्लस पर्सन है, 50 प्लस है, ये तो आइडिया लग जाएगा ना। ठीक है, तो ये आता है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी में। सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये नहीं आता है। अगला क्या है, नंबर एप्टीट्यूड, यानी बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये टेस्ट लेने पे पता चलेगा, तो ये तो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी नहीं है। आप किसी को देख के नहीं कह सकते कि इसका नंबर एप्टीट्यूड कैसा है इस पर्सन का। अगला है फिजिकल डिसेबिलिटी, तो हाँ, अगर किसी पर्सन में फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो आप देख के पता कर सकते हैं, देख के पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टेन्योर, यानी कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में कितने समय से है, वो थोड़ा सा बात करके देख के समझ में आ जाता है कि पर्सन यहाँ पे कब से है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ऑप्शन, जो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, एज है, फिजिकल डिसेबिलिटी है एंड लेंथ ऑफ टेन्योर है। यहाँ क्या है, ए डी ई, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, ए डी ई, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द प्रोसेस, ये ओबी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओबी इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अरेंज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेजर चेंजेस वगैरह जो किए जाते हैं, कोई नई पॉलिसी, कोई नई स्ट्रेटेजी वगैरह जो अगर अडॉप्ट की जाती है तो उसका प्रॉपर सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, ये 5 आइटम आपको दिए गए हैं। डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन,
डिलिबरेशन, एक्शन, प्रपोजल, ये 5 आइटम आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया जाता है, उसकी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी वगैरह में कुछ मेजर चेंज किया जाता है, तो क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं एंड ये क्वेश्चन भी जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? तो सबसे पहले बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है, ये बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है। ये देखिए मैंने लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये एक प्रोसेस है जिसमें देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप, जिसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है कोई न्यू स्ट्रेटजी, न्यू पॉलिसी या न्यू स्ट्रक्चर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना डिजायर्ड आउटकम है, जो भी डिजायर्ड गोल है, ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव कर सके। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो क्या है? डायग्नोसिस करती है। इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन चेंज अगर करना है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन करती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसको डायग्नोज करती है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर चेंज करना है तो चेंज की जरूरत क्या है, तो सबसे पहले स्टेप वही होता है, डायग्नोसिस करना, प्रॉब्लम को एसेस करना, प्रॉब्लम को समझना। ठीक है? फिर दूसरा स्टेप होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर दूसरे स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? डिलिबरेशन। डिलिबरेशन मतलब डिस्कस करना, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिस्कस करना, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, हो सकते हैं, वो सब देखना, डिलिबरेशन करना। ठीक है? फिर उसके बाद एक्शन प्रपोजल। एक्शन प्रपोजल मतलब अब हमने जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए, अब इसके बाद क्या एक्शन हम ले सकते हैं उसको प्रपोज करना, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना एंड फाइनली क्या करेंगे, अंतिम में उसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये पांचवा स्टेप है। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। सबसे पहला डायग्नोसिस, ये देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, डायग्नोसिस मतलब क्या जरूरत है चेंज की, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर डिलिबरेट करना, डिस्कस करना, फिर एक्शन प्रपोजल करना, यानी इम्प्लीमेंटिंग, जो इम्प्लीमेंट करना है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना एंड फाइनली इम्प्लीमेंट करना। देखिए हमें ये तो समझ में आ रहा है, सबसे पहला डायग्नोसिस है एंड आखिरी में करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है? तो ये 1A जो है सबसे पहले नंबर पे है एंड B पांचवें नंबर पे है। ठीक है? ये ऐसा किस में है? इसमें है। और दूसरा स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन, यानी C सेकंड नंबर पे है, डिलिबरेशन तीसरे नंबर पे है, फिर उसके बाद E है, फिर ये है। तो यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से किया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है ना, इनडिफरेंस कर्व, वहां से है ये अगला क्वेश्चन। अब एक बात और मैं कहूंगी कि इनडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना, ये जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। मैं देखती हूँ हर साल इनडिफरेंस कर्व पे क्वेश्चन आता ही आता है। पूछने का तरीका अलग अलग होगा, उसमें जो बातें पूछी जाएंगी वो अलग अलग होंगी, बट इनडिफरेंस कर्व पे मैं देखती हूँ हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आया है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू इनडिफरेंस कर्व इज ट्रू। आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द एमआरएस। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स। ठीक है? तो वैसे बता दूं, हाँ सही में जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो शो करता है एमआरएस। एमआरएस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू गुड्स। तो ये स्टेटमेंट वैसे सही है। ठीक है? बाकी अभी मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। अगला क्या है? इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव नहीं, निगेटिव स्लोप होता है, तो ये तो गलत है। अगला क्या है? टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बता दूं, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है। अगला है इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट मिड पॉइंट। तो बताया ना, इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगला क्या है? इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व्स आर लीनियर। तो हाँ, अगर जो दो गुड्स हैं अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा दैट वुड बी लीनियर, वो लीनियर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट है और ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ए और ई दोनों सही है। ठीक है? अब थोड़ा सा मैं इनडिफरेंस कर्व, वैसे इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई हुई है, जहाँ पे इनडिफरेंस कर्व पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है? पर इनडिफरेंस कर्व के बारे में बता देती हूँ। इनडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये है गुड ए, आपको दिख रहा है? ये गुड ए है, ये गुड बी है, जो भी गुड्स है, ये गुड ए है, ये गुड बी है। ये जो कर्व है ना, दैट इज इनडिफरेंस कर्व, ये जो है। इनडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स का वो क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। जैसे गुड ए का शायद 20 यूनिट और गुड बी का 10 यूनिट,
तो सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। गुड ए का शायद 5 यूनिट और गुड बी का शायद 25 यूनिट सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका जो इनसे जो कर्व बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। और ये जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है ये एमआरएस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। एंड मैंने बताया ना, दो अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, जैसे टी और कॉफी, ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो उस केस में क्या होता है, कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर, यानी एक गुड को दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकता है एट अ कांस्टेंट रेट। तो इसीलिए उस केस में जो इनडिफरेंस कर्व बनता है वो लीनियर इनडिफरेंस कर्व बनता है, और इसका क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो था ना ई का मैं एक्सप्लेनेशन बताई थी, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो यानी कंज्यूमर एक कांस्टेंट रेट से एक गुड्स की जगह दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे अगर कॉफी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो यानी कंज्यूमर कॉफी की जगह टी को एक कांस्टेंट रेट से सब्स्टिट्यूट करता है। तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व बनता है दैट वुड बी लीनियर, क्योंकि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो कांस्टेंट रेट होगा, इसलिए जो ग्राफ निकलेगा ना वो एक लीनियर ऐसा ग्राफ निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए और ई जो है करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मेनी कंज्यूमर सीक्स टू बी डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव बाय डिमांडिंग लेस ऑफ अ कमोडिटी एज मोर पीपल कंज्यूम इट इज कॉल्ड, यानी बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सक्लूसिव और डिफरेंट दिखाने के लिए उन चीजों को कम कंज्यूम करते हैं जो मेजोरिटी ऑफ पीपल कंज्यूम करते हैं। ठीक है? तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? क्या इस इफेक्ट को बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं, या वेबलेन इफेक्ट कहते हैं, स्नॉब इफेक्ट कहते हैं, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं? और ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2023 में, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका मैं आंसर भी बताऊंगी, और ये चारों इफेक्ट होते क्या हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है। और मेरे ऊपर इसमें कौन सा इफेक्ट काम करता है मैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो है ना दिस इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट वो फिनोमिनन होता है जहां पे कंज्यूमर अपने आप को एक्सक्लूसिव एंड डिफरेंट शो करने के लिए उन चीजों को कम यूज करता है जो जनता, बाकी जनता यूज कर रही है। जैसे अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो उस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे जहां पे बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, जहां पे जो बहुत एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है, तो वहां जहाँ पे सीटें ही बहुत पहले से आपको बुकिंग करानी होती है, रिजर्वेशन होता है, सबको नहीं मिल पाता, तो ऐसी जगह खाना खाएंगे। तो ऐसा जो टाइप का जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। ठीक है। यहाँ पे स्नॉब इफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बट सारे ही इफेक्ट देख लेते हैं। अगला है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि जो पूरी जनता कर रही है हम भी वही कर रहे हैं, जो पूरी जनता के जो बिलीफ है, ठीक है, वही हम भी कर रहे हैं, बाकी लोग जो जिस टाइप के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हम भी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है। तो बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ पीपल टू अडॉप्ट सर्टेन बिहेवियर और बिलीव बिकॉज दे सी अदर्स डूइंग द सेम, क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी वैसे ही कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। हम भी उसी टाइप के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जैसा बाकी लोग खरीद रहे हैं, तो इसको कहा जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। अगला क्या है? वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बढ़ रही है, जो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है हम उसको खरीदेंगे क्योंकि वो एक तरीके से स्टेटस सिंबल है, वो हमारा प्रेस्टीज स्टेटस शो कर रहा है। तो इस टाइप का जो होता है ना इसको कहते हैं वेबलेन इफेक्ट। तो वेबलेन इफेक्ट क्या है? फिनोमिनन ऑफ कंज्यूमर डिमांडिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट्स प्राइसेस इंक्रीज, यानी वो फिनोमिनन जिसमें कंज्यूमर उन प्रोडक्ट की डिमांड करता है जिसकी प्राइस बढ़ रही है, ताकि उसका स्टेटस नहीं, वो अपना स्टेटस सिंबल इसको शो कर सके। और तो तो इसको कहते हैं, इस टाइप के कंज्यूमर को वेबलिन कंज्यूमर कहते हैं। ठीक। अब जो आखिरी है, ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आखिरी जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। उसमें क्या होता है कि ये वो टेंडेंसी है जिसमें कंज्यूमर क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट होता है ना उस पर स्विच कर जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर टू स्विच टू मोर अफोर्डेबल, वो प्रोडक्ट जो उसका सब्स्टिट्यूट हो और अफोर्डेबल हो उस पे स्विच कर जाता है। ठीक है। अगर उस मेन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक। तो यहाँ पे आपको मैंने चारों इफेक्ट बता दिए। आंसर क्या है? स्नॉब इफेक्ट इज द आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये एक कोट है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये कोट किसने दिया है? कोट क्या है कि इनोवेशन इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप,
जो इनोवेशन है, नई नई चीज इनोवेट करना, आविष्कार करना, ठीक है, इन नॉट आविष्कार करना, इनोवेशन इज डिफरेंट, वो इन्वेंशन होता है, ठीक है। इनोवेशन जो है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का, द एक्ट दैट इंडोर्स रिसोर्स विद अ न्यू कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ। हु सेड दिस? ये बात किसने कही? तो बता दूं, ये बात कही है पीटर ड्रकर ने, और ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2023 में। पीटर ड्रकर एक बहुत ही रिनाउंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, ऑथर थे, ठीक है। उन्होंने ये कोट दिया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट की इंस्ट्रूमेंट है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनोवेशन, ठीक है। तो ये बात किसने कही है? ड्रकर ने, पीटर ड्रकर ने कही है। तो पीटर ड्रकर ने एम्फेसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन इज अ की ड्राइवर इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट की ड्राइवर है, एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बात किसने कही है? पीटर ड्रकर ने कही है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज हम यही तक रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड आपको क्या करना है? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करनी है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज बता के ही जाइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।